गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ईआरपी। हमने कल डिस्कस किया था सैप ईआरपी। बेसिकली जो कंपनीज हमारा ईआरपी में प्रोवाइड करते हैं उसमें सैप है, ऑरेकल है, आपको और भी बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज है, बट आपके सिलेबस में तीन ही कंपनीज है, सैप, ऑरेकल और मैथ। तो हम बात करते हैं सैप के जो हमने फीचर्स थे वो देखा था कि ईआरपी के अंदर जो सैप है या सैप जो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरीके से मैनेज करती है, क्या उसके फीचर्स का किस तरीके से उसमें वर्किंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्किटेक्चर ऑफ सैप आर्की। देखिए, जो भी हम यूज करते हैं, कोई भी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, कोई भी कंपनी का आपका प्रोडक्ट है, तो बेसिकली यहाँ पर एक आर्किटेक्चर होता है आपका। आर्किटेक्चर इसलिए होता है क्योंकि सिंपल अगर हम बात करें ईआरपी की, हमारे पास एक ऑफलाइन कॉन्सेप्ट भी होता है और एक ऑनलाइन कॉन्सेप्ट भी होता है, यानी कि जो हम नेट से कनेक्ट होते हैं। तो जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ लेयर है, जो हमारे पास नेटवर्किंग लेयर का कॉन्सेप्ट है वो भी अराइज होता है। तो जो सैप का हमारा आर्किटेक्चर है वो होता है। देखिए, सैप का जो आर्किटेक्चर है, सबसे पहले इसमें आता है सैप जीयूआई फीचर्स। आपके पास जितने भी आपके पास जीयूआई फीचर्स हैं, ठीक है, जीयूआई का मतलब है जिस भी डेस्कटॉप पे या जहां भी हम बैठ करके काम कर रहे हैं तो जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है वो उसके जो ग्राफिकल डिस्प्ले होता है वो क्या होता है, हमारा जीयूआई फीचर्स। देन हमारे पास क्या होता है, ये हमारी होती है कौन सी लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर के साथ इंटरनेट होती है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरी प्रेजेंटेशन लेयर है वो इंटरनेट करेगी इसके एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में होता है हमारे पास डिस्पैचर। ठीक है, डिस्पैचर का मेन काम क्या होता है कि जो भी टास्क है, जो भी जॉब्स है उसको डिस्पैच करना है कि कब कौन सी जॉब को आपको काम कराना है। देन हमारे पास आता है, इसमें हमारे सारे वर्क प्रोसेस आएंगे। फाइनली हमारे पास आता है डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर यानी कि जहां पर आपका सारा डेटा स्टोर है, यानी कि जो हमने पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है, सेंट्रलाइज्ड जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, उस डेटाबेस को हमने जो पूरा स्टोर किया हुआ है, तो वो जो डेटाबेस लेयर है वो पूरा का पूरा डेटा जो है उसको कंसीडर करे, उसको कंटेन करती है आपकी। ठीक है, यानी कि डीबी प्रोसेस होता है, डेटाबेस प्रोसेस। अब सबसे पहले आता है हमारे पास सैप की अगर हम बात करें तो सैप आर्किटेक्चर जो हमारे पास है वो 3 टायर यानी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। जो 3 लेयर सैप का बना है, कौन कौन सी, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर वो होती है जिसमें यूजर जो होता है, यानी कि मैंने अगर ईआरपी परचेस किया है, मैं उसे यूज कर रही हूँ, तो मेरा जो होगा वो कौन सा इंटरेक्शन होगा, प्रेजेंटेशन लेयर से। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का यानी कि डेटा हमारा एक्सेस होगा, किस तरीके से, कहां से क्या आएगा, और जो मेरा एक पूरा डेटाबेस बना हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करी है वो हमारे पास कौन सी लेयर होगी, डेटाबेस लेयर में। अब इन तीनों को हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो करती है हमारे पास एक यूजर का इंटरफेस होता है, यानी कि जो उसे यूज कर रहा है उस ईआरपी को। जो भी सॉफ्टवेयर को कोई भी पर्सन जो यूज करता है वो उसका क्या हो जाता है, यूजर होता है। तो यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा उस पर। फॉर एग्जाम्पल, आप एमएस ऑफिस खोलते हैं तो उस पर आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका इंटरेक्ट है कि आप जब एमएस ऑफिस आपने खोला कि आपने उसमें से वर्ड को खोला तो आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि आपका इंटरेक्शन है उसके साथ। तो वही सब चीज यहाँ पर होती है। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो यूजर का इंटरफेस होता है जो कि आपको इंटरेक्ट करते हैं जो भी आपके पास सैप की एप्लीकेशन है, यानी कि 3 टायर एप्लीकेशन का मतलब है जो ईआरपी हमने उनसे परचेज किया है उसके साथ जो इंटरेक्शन अराइज होगा वो कौन सी लेयर होगी, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। दिस लेयर पासेस द यूजर इनपुट टू द सैप आर्की सिस्टम एंड डिस्प्लेज द आउटपुट। जनरली क्या होता है, जब भी हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई फाइल ओपन करनी है तो आपने इंटरेक्ट करके उसको एक मैसेज दे दिया कि फाइल ओपन करनी है। ओपन करने के बाद जो फाइल हमारी ओपन होकर के आएगी, मीन्स जो भी हमें इनपुट हमने दिया उसके अकॉर्डिंग जो फिर हमारी आउटपुट क्या होगी, जनरेट होगी। तो जो हमारे पास ये क्या करता है, यूजर इनपुट को जो सैप का जो आर्किटेक्चर है वहां पर ही पास करेगा और वहां से जो आउटपुट है वो हमारी डिस्प्ले होकर के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या किया है, यू कैन स्पेसिफाई द प्रोडक्ट डिटेल्स एंड व्यू स्टॉक ओवरव्यू रिपोर्ट। रिपोर्ट फॉर द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, उसके प्रोडक्ट की स्टॉक रिपोर्ट चाहिए, तो आप उसको जीयूआई फीचर्स के थ्रू मींस आप डालेंगे कि मुझे ये चाहिए और ये मेरे पास एक्सेसिबल है, तो उसके थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंटेशन करके वो आ जाएगी। तो बेसिकली जो यूजर है वो इंटरेक्ट करता है आपका कौन सी लेयर से, प्रेजेंटेशन। डेटा कहाँ से एक्सेस हो रहा है, कैसे उठ करके आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो इनपुट प्रोवाइड करेगा और उसे वही से आउटपुट मिल जाएगी। जैसे आपको कोई फाइल ओपन करनी होती है तो आपको नहीं पता कि फाइल कौन लेकर आ रहा है, कि कहाँ से कैशे में वही से आ
कौन सी लोकेशन पर जाकर के होगा, इसका एड्रेसिंग क्या होगा, उससे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो वही चीज फिजिकल लेयर में जो हमारे पास जो होती है, हमारे पास जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें यूजर और कोई इंटरेक्शन, यूजर से इंटरेक्ट करता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है। जो प्रेजेंटेशन लेयर है, दो टाइप के यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं SAP का GUI फीचर और SAP GUI फॉर HTML। ठीक है, जनरली हमारे पास जो फास्टर एक्सेस होती है हमारे पास वो GUI फीचर्स करते हैं। जब आपको सारी चीजें हमारे पास आइकन्स के फॉर्म में मिल जाती है तो हम इसमें क्लिक करते हैं या एक मैसेज के फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम क्लिक करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। दूसरा होता है HTML। देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब एक वेब ब्राउज़र यूज करते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, वेब के थ्रू एक्सेस करना है, तो आप कौन सा यूज करते हैं, SAP GUI फॉर HTML। क्योंकि जो हमारे पास एक स्टैटिक की अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप एक सिंपल फॉर्म लेकर के बात कर रहे हैं, तो अगर आपका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है या आपने कोई ऑनलाइन मोड नहीं लिया हुआ, सिर्फ ऑफलाइन में आप वर्क करें तो वो सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, जब हम ऑनलाइन पर आएंगे, मीन्स आप कहीं भी बैठे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरनेट के थ्रू वहाँ पर हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, HTML का। तो दोनों ही फीचर्स हमारे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन। देखिए, एप्लीकेशन में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वर्क प्रोसेस और डिस्कशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वर्क प्रोसेस जो एक प्रोग्राम है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन है। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो क्या करती है, वर्क प्रोसेस को सेट करके, मीन्स वर्क का प्रोसेस का मतलब है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, दैट इज अ वर्क प्रोसेस। अब डिस्पैचर क्या करता है, जो डिस्पैचर का काम होता है वो क्या करता है, आपका मैनेज करता है वर्क प्रोसेस को। ठीक है, यानी कि जो वर्किंग हो रही है, जो भी टास्क परफॉर्म आप करा रहे हैं उसे मैनेज करने का काम करता है हमारा डिस्पैचर। जैसे क्या करता है, ये रिक्वेस्ट रिसीव करेगा GUI से और स्टोर करेगा एक रिक्वेस्ट क्यू के अंदर। जो डिस्पैचर है वो जो वर्क प्रोसेस की एबिलिटी है उसको चेक करेगा और अगर वो अवेलेबल है तो उसको टास्क क्या करेगा, असाइन कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, मीन्स आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, आपने मान लीजिए एक फाइल ओपन कर रखी है। ठीक है, आपको यूजर पर्सन भी उस फाइल को ओपन करना चाहता है, लेकिन आप उसमें कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो बाकी सबके लिए थोड़ा टाइम के लिए क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाती है। तो अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो अब वही सेम काम हमारा डिस्पैचर करता है। तो डिस्पैचर क्या करेगा कि आपकी जितनी भी है, जो भी वर्क प्रोसेस है, यानी कि जो भी स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करना है उसको वो चेक करेगा। अगर वो अवेलेबल है तो उसे वो कंप्लीट कर देगा, अदरवाइज वो उसे डिस्कार्ड कर देगा। और जब टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जो डिस्पैचर होता है वो क्या करता है, जो भी रिजल्ट को प्रेजेंटेशन लेयर पर पास कर देता है, जहां पर वो किसको क्या कर देती है, आपका डिस्प्ले कर देती है। ठीक है, जनरली हमारे पास वर्क प्रोसेस जो है, बहुत सारे जो वर्क प्रोसेस है ना हमारे पास, वो एक सिंगल डिस्पैचर इसको कंट्रोल कर लेता है। उसमें हम कॉमन मेमोरी एरिया यूज करते हैं और उसको जब एक्सेस करते हैं तो सेम डेटाबेस जो होता है उसको हम एक इंस्टेंस कहते हैं। जनरली क्या होता है, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। इंस्टेंस का मतलब एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं जहां पर एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो आपका परफॉर्म होता है। तो डिस्पैचर का मेन काम क्या होता है, जो वर्क प्रोसेस है, वर्क प्रोसेस का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। अब वर्क प्रोसेस का को किस तरीके से मैनेज करना है कि कौन सा वर्क प्रोसेस अवेलेबल है, तो वो जो एक यूजर की रिक्वेस्ट आई है उसको उसे कैसे कंप्लीट कराना है, वो सारा काम कंट्रोल करता है हमारा डिस्पैचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटाबेस। देखिए, डेटाबेस लेयर का मतलब अपने आप ही नेम उसने स्पेसिफाई कर दिया। डेटाबेस का वो लेयर होगी जो पूरा डेटाबेस अपने पास स्टोर करके रखी होगी। ठीक है, यानी कि पूरा डेटा बनाकर रखती है। तो द डेटाबेस स्टोर्स सिस्टम डेटा एंड द न्यू डेटा। ठीक है भाई, आपके नया प्रोडक्ट है उसकी एंट्री कर रहे हो, स्टॉक की एंट्री कर रहे हो, उसको भी वो मेंटेन करेगी, प्लस जो प्रीवियस डेटा है उसको भी वो मेंटेन करके रखती है। ये काम हमारा काम देखना है डेटाबेस लेयर। तो डेटाबेस लेयर जो होती है, इसके अंदर जो होता है डेटाबेस होता है और एक RDBMS होता है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस जो है वो आपका क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा और RDBMS जो है, जो हमारे पास डेटा स्टोर है, यानी कि डेटा किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, हमारा टेबल्स की फॉर्म में होगा। उन टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके थ्रू उनको मेंटेन करना, प्लस जो भी कोई क्वेरी आप अप्लाई करेंगे और डिफरेंट टेबल से है तो उन डिफरेंट टेबल से उसको एक्सेस करना, ये हमारा काम कौन देखता है, RDBMS। जनरली SAP R3 के अंदर एक बफर होती है जो कि आपके पास क्या होता है, जो आपके पास जनरली क्या करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो बार बार स्ट्राइक हो रही है, यानी कि आपने भी एक इवेंट एक ही प्रोडक्ट का स्टॉक चेक किया, दूसरे पर्सन ने किसी प्रोडक्ट का स्टॉक चेक किया,
थर्ड पर्सन ने किसी का स्ट्रक्चर किया। तो कभी कभी जो एक पर्टिकुलर आइटम है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके अगर एक ही चीज को बार बार या उसको बार बार चेक कर रहे हैं तो उसकी साइड व्यूज होते हैं वो बफर में स्टोर हो जाते हैं। तो बफर जो होता है टेम्पररी स्टोरिंग एरिया होता है, जो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपकी बार बार एक्सेस हो रही है तो वो उसे अपने बफर में स्टोर कर लेता है और नेक्स्ट टाइम वो उसे बफर से क्या कर लेता है, एक्टिवेट कर लेता है। इससे हमारे दो बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो क्या है कि जो भी कंप्यूटर है आपका, उसको भी सेकेंडरी मेमोरी में बार बार सर्च करके जाने की जरूरत नहीं होती, वो सीधा बफर को चेक करता है पहले। बफर में अगर डेटा होता है तो वो उसे वहीं से क्या कर लेता है, वो एक्सेस कर लेता है। ठीक है, जनरली आपके पास क्या होता है कि नेक्स्ट आता है सैप का बिजनेस सूट कौन सा है। देखिए सैप जो है हमारे पास बिजनेस सूट जो है वो सैप की कोर प्रोडक्ट है और उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, परचेज का मतलब आप उनका लाइसेंस ले सकते हैं और उनके थ्रू आपको जो है वो कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी आइटम या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसका क्या होता है, एक लाइसेंस आपको मिलता है जो एक रिन्यू लाइसेंस होता है। लाइसेंस का मतलब है वो पर्टिकुलर जो भी आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सैप जो है कुछ ERP मॉड्यूल्स हैं, देखिए कौन कौन से। फर्स्ट वन है सैप ECC, सेकेंड है सैप का CRM कस्टमर रिलेशनशिप, फिर है SRM सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट, फिर हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और सब नेटवीवर जो है हमारे पास एक टेक्निकल बेसिस है इन सभी प्रोडक्ट का, यानी कि सब नेटवीवर के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, PLM, SRM, SAP और CRM। अब अगर सब ECC क्या होता है हमारे पास, देखिए सब ECC जो है हमारे पास एक कोर कंपोनेंट होता है सैप बिजनेस सूट का। हम उसे यूज करते हैं जितने भी ऑपरेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस प्रोसेस होते हैं डिपार्टमेंट के अक्रॉस में, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और सैप ECC जो होता है इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है। फर्स्ट वन होती है हमारी अकाउंटिंग एप्लीकेशन, यानी कि कोई जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको वो मैनेज करके रखता है। देन आती है हमारा HR ह्यूमन रिसोर्स, नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक आपके पास। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो हमारे पास है वो मेंटेन करके रखता है हमारे पास ECC, सैप ECC मॉड्यूल जो होगा। अब इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जिसे हम ये कहते हैं मॉड्यूल्स हैं, उनको हम इजीली डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैप का CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बेसिकली क्या होता है, जो भी कस्टमर की सपोर्टिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी चीजें होती हैं आपकी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उन सबको मैनेज करके चलता है हमारा सैप CRM। ठीक है, और CRM को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। जो जनरली अगर हम बात करें तो सैप CRM जो आपके पास है वो ऑल केसेस को सपोर्ट करेगा जिसमें एम्प्लॉयज जो भी बिजनेस के वो कम्युनिकेट करेंगे और कॉन्टेक्ट करेंगे इससे कस्टमर से। इसमें जो आता है सबसे पहले मार्केटिंग है, सेल्स है, सर्विसेज है। ठीक है, मीन्स आपके पास क्या होगी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी होगी। ठीक है, देन आप उसे सेल भी करेंगे और सेल करने के बाद जब उस कस्टमर को हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसे सर्विस भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और सैप CRM जो होता है ये आप शेड्यूलिंग और रिसोर्स कंट्रोल में भी यूज करते हैं, यानी कि जो सैप का CRM फीचर्स है उसमें आपका रिसोर्स शेड्यूलिंग भी हो सकता है, यानी कि वो से भी सपोर्ट करता है आपका। एनालिटिकल फंक्शंस जो होते हैं वो भी आपके सामने हो जाते हैं, रिपोर्टिंग आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास फीचर्स होते हैं सैप के CRM में। मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके पास CRM एरिया के अंदर होती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर देखेंगे तो हमारे पास जितने भी ये सारे के सारे धीरे धीरे हमारी जितनी मोबाइल डिवाइसेज है उसमें हमारा सबसे ज्यादा एनहांस या इंक्रीज हो रहा है, तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी जो हमारा सैप CRM है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैप का सप्लायर रिलेशन SRM। देखिए जनरली जितने भी हमारे पास है बिजनेस रिलेशनशिप को हमें मेन ऑब्जेक्ट होता है ऑप्टिमाइज करना, तो सैप जो होता है हमारा जो सैप ERP है वो क्या करता है, जितने भी इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बिजनेस रिलेशंस को ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, इसमें जितना भी एग्जिस्टिंग है या पोटेंशियल सप्लायर्स है उसके अकॉर्डिंग होता है। ये क्या करता है, प्लान भी करता है, कंट्रोल भी करता है आपके रिलेशनशिप्स को। ठीक है, और आपके पास जितना भी परचेसिंग प्रोसेस है उसको क्लोजली कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, तो बेसिकली ये आपका करता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सप्लायर का मैनेजमेंट क्या है, सिलेक्शन है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी परचेज ऑर्डर क्या है, सोर्स क्या है, ये सारी चीजें हमारी मैनेजमेंट करता है हमारा सैप SRM। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट का मतलब है जो प्रोडक्ट मेरा स्टार्ट हुआ इनिशियली, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर के जब तक वो फिनिश रूप में नहीं आ जाता था उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, तो जो सैप का ERP है उसको भी मैनेज करके चलता है, ये सैप ERP का फीचर होता है।
ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है जितने भी फंक्शंस हैं जैसे मैनेजमेंट है, प्लांट का इक्विपमेंट है, प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारी चीजें जो होती है हमारे पास वो इसमें यूज करके जो होता है, ठीक है। और SAP PLM जो होता है सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आपका ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में, क्योंकि वहां पे क्या है आपको हर टास्क की हर चीज की मॉनिटरिंग करनी होती है। तो जो हमारा SAP मॉड्यूल है, SAP का जो मॉड्यूल है वो आपका इसको भी सपोर्ट करता है। तो ये फीचर्स है हमारे SAP के ERP के, ठीक है। नेक्स्ट होता है SAP का SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके पास सप्लाई चेन का मतलब है जो प्रोडक्ट बन गया उसके बाद जो कस्टमर तक जाएगा उसमें जितने भी फेसेस वो मूव करेगा उन सबको मैनेज करने का काम कौन होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो बेसिकली SAP जो होता है जितने सारी चीजों को मैनेज करेगा, जिसमें आपका वेयर हाउस भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, लॉजिस्टिक प्रोसेस भी है, आपका सप्लाई कम्युनिकेशन भी है, यानी कि चेन सप्लाई को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो उसे भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। प्लस जो भी ऑर्डर है उसका ट्रैक करना है कि कहाँ तक पहुंचे, किस तरीके से वो सब चीजें मैनेज करने का होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री सॉल्यूशन। देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ साथ SAP जो होता है वो डिफरेंट इंडस्ट्री सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। वो डिपेंड करता है आपका कि किस तरीके से वो कंपनी आपकी है, यानी कि कंपनीज के रिक्वायरमेंट पर वो उसको इंडस्ट्रियलाइज बेस्ड भी कर देता है, इंडस्ट्रियल बेस्ड हो जाता है आपका। एक तो जनरल हो गया जो कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल बेस्ड होता है जिसमें फर्स्ट आता है ऑटोमोटिव के लिए या एरोस्पेस के लिए। क्योंकि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको अगर हम देखें, एक जनरल बिजनेस को देखें तो वो दोनों बहुत वैरी करते हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पर चलेंगे, एक इंडस्ट्री बेस पर चले, तो SAP जो होता है हमारे पास वो इंडस्ट्री बेस्ड भी है। अगर आपको ऑटोमोटिव के लिए चाहिए, एरोस्पेस के लिए चाहिए, ऑयल एंड गैस के लिए चाहिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपकी, केमिकल्स है, तो बेसिकली हर किसी के लिए आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, आपके पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल के लिए हो गया, बैंकिंग के लिए अलग हो गया, हेल्थ केयर के लिए, तो उन सबको ही हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जनरली क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, पुअर डेटा क्वालिटी, हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और लो ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए जिसको आपको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा, तो लोगों के बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में जो हमारे पास है, एक इन्होंने केस स्टडी दी है। इस केस स्टडी में इन्होंने दिया है कि हमारे पास एक लार्ज इंश्योरेंस कंपनी है, उसको एक चैलेंज फेस कर रही है, उसको 5 डिफरेंट SCM प्लेटफॉर्म से उसको इंटीग्रेट करना है, उनका सॉल्यूशन देना है। उसके साथ सबसे पहले देखें पुअर डेटा क्वालिटी की, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज उसके पास ये हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस का और एक है लो ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है। तो जो कंपनी है वो एक सॉल्यूशन ढूंढना चाह रही है जो कि इंटीग्रेट करे और स्टैंडर्डाइज करे HR प्रोसेस को, और जो कि 15,000 एम्प्लॉइज के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली अगर इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आती है, जिन्होंने केस स्टडी इस तरीके से दिया है, तो उसके लिए हमारे पास जो है SAP का ERP सॉल्यूशन बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। जो सारे फीचर्स हैं, जो सारे बेनिफिट्स हैं, वो जो हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं वो SAP प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू अदर। क्योंकि SAP जो क्या प्रोवाइड करता है, आपका डेटा एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर देता है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, जो HR है और उसके जो फंक्शंस है उसको बहुत ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट होते हैं सारे फंक्शन। दूसरा कॉमन प्रोसेस होता है HR मैनेजमेंट के लिए आपका, और आपके HR ऑपरेशंस की बातों को उसे स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, यानी उसे थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो SAP का जो ERP है, इस टाइम अगर हम देखें तो SAP की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर उसके प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं, जो उसकी जो प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, सबके लिए वो क्या हमारी एप्लीकेबल है। दूसरा इंडस्ट्री बेस्ड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री के लिए बना है तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। उसने इंडस्ट्री वाइज बना रखा है कि आपको ऑटोमेटिक के लिए चाहिए, ठीक है, आपको एरोस्पेस के लिए चाहिए, ऑयल एंड प्रोडक्ट कोल के लिए चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग कि वहाँ की रिक्वायरमेंट जो होती है, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स या आपके ये जो ERP होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हमारे पास जो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था SAP ERP। नेक्स्ट हमारे पास था Oracle ERP। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। याद रखना, पढ़ लीजिएगा SAP ERP को, जो भी प्रॉब्लम है उसका डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।